हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बारू। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारू। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारू। तो हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, खूब तन मन से आप लोग का पढ़ाई लिखाई हो रहा होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है आप लोग के लिए बिहार बोर्ड इंटर 2025 मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। जो प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के इंटर ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया, उसका सारा ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण पूर्ण रूप से आपके न्यू स्काई वाले राठौर सर करवाने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूर्ण विश्लेषण के साथ आप लोग को वादा करते हैं कि सारा ऑब्जेक्टिव जो है इससे लगभग 5 से 10 नंबर लगने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए तो हम लोग आते हैं बहुत जल्द, समय को कम लेते हुए वीडियो पे। देखिए, बिहार इंटर परीक्षा 2025 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो है ऑब्जेक्टिव का टोटल सॉल्यूशन मिलने वाला है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। और जो है टोटल क्वेश्चन इससे लड़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। हम लोग चलते हैं। देखिए, इंतजार कीजिए, आ गया आपका क्वेश्चन। टोटल जो है कुल प्रश्नों की संख्या 70 होगी, ठीक है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 70 + 20 + 6, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव होंगे, 20 2 नंबर वाले होंगे, अच्छे होंगे 5 नंबर वाले, ठीक है। तो देखिए, बन रही है वीडियो के अंत तक। मात्र 70 में आपको 35 क्वेश्चन ही बनाना है। चलिए बहुत जल्दी देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एकदम वीडियो के अंत तक बन रहिएगा और मजे से ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से समझिएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। हम लोग पढ़े थे, ब्रेवेस वैज्ञानिक के द्वारा क्रिस्टल जालक को 14 प्रकार से विभिन्न व्यवस्थित करके 7 छोटे छोटे मूल इकाई क्रिस्टल का निर्माण किए थे। उसे हम लोग मूल क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, जिसे क्रिस्टल तंत्र भी कहा जाता है। इसमें 7 क्रिस्टल था जो हम लोग पढ़े थे ट्रिक के माध्यम से, CTORHMT, ठीक है। सी का मतलब क्या होता? क्यूबिकल। टी का मतलब क्या होता? टेट्रागोनल। ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक। आर का मतलब रोम्बोहेड्रल। एच का मतलब हेक्सागोनल। एम का मतलब मोनोक्लिनिक और ट्राई का मतलब ट्राइक्लिनिक। ये 7 जो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या, पिंड केंद्रित हम लोग पढ़े थे, इसको हम लोग कहते थे BCC। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहते थे BCC। और BCC जो था वो इस प्रकार का क्रिस्टल जालक था। कॉर्नर को हम लोग मिला दीजिए। इस कॉर्नर पे एटम होते हैं, एटम यहां हर एक कॉर्नर पे हो गया। देखिए,
ये हो गया आपका क्रिस्टल यूनिट सेल, इसमें इस कॉर्नर पे है और एक होता है बीच में। देख लीजिए इसके चारों तरफ कितना है, बीच के चारों तरफ कितना है 8 है, इसलिए इसका समन्वय संख्या कितना होगा तो 8 होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न में चलिए देखिए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, करा घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या, तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या कितना होता है तो 3 होता है। ध्यान देना, घनाकार क्रिस्टल जालक में ब्रेवेज जालक की संख्या कितना होता है 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या हम लोग पढ़े थे, प्रति परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियां देगा, चतुष्फलकीय रिक्तियां देगा। तो इसका फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग 2n, और अष्टफलकीय रिक्तियां देगा तो इसका फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग n। तो आपको ध्यान देना है कि एफसीसी में परमाणु गोले की संख्या हम लोग जेड बराबर कितना पढ़े थे तो 3 पढ़े थे। कितना पढ़े थे 3, है ना। एफसीसी में हम लोग कितना पढ़े थे 3 पढ़े थे, तो टोटल हो जाएगा अष्टफलकीय रिक्तियां कितना 2 इंटू एफसीसी 3 नहीं 4 पढ़े थे, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर आपका क्या है ए करेक्ट है। ध्यान देना, फलक केंद्रित क्रिस्टल जालक में चतुष्फलकीय रिक्तियां बोलेगा तो 8, और चतुष्फलकीय रिक्तियां बोलेगा तो 8, अष्टफलकीय रिक्तियां बोलेगा तो कितना आपको ध्यान देना 4 याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम मजे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चन आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीके से क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। ठीक है, तो हिमांक अवनमन क्या होता है, हिमांक अवनमन जो है आई के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें है ना विलयी कणों की संख्या अधिक होगी उसका हिमांक अवनमन अधिक होगा, और हिमांक अवनमन विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म होता है ना। तो ध्यान देना है, इसमें कणों की संख्या इसका आई निकालिएगा, तो इसका हो जाएगा आई की संख्या 2 + 1, इसमें आपका 3 हो जाएगा। इसमें आई निकालिएगा तो आपका 1 होगा, और NaCl में आई निकालिएगा तो इसमें भी 2 होगा, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस का, इसका भी 1 + 1 2 होगा। इसमें निकालिएगा तो इसमें आई बराबर कितना होगा 1 होगा। तो सबसे अधिक कणों की संख्या किसमें है K2SO4 में, तो हिमांक अवनमन की बात करेगा तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट ए होगा। चलिए आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और सही प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। देखिए प्रश्न है, करा निम्नलिखित में कौन विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म हम लोग क्या पढ़े थे, तो किसी भी तनु विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म था आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा हम लोग पढ़े थे क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा पढ़े थे हिमांक का अवनमन, और चौथा पढ़े थे क्या प्रसरण दाब। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका करेक्ट होने वाला है ना, घनत्व तो होता नहीं है, द्रव्यमान भी नहीं होता, ताप नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगर 18 ग्राम ग्लूकोज किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित हो तो विलयन की मोललता का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, M बराबर N गुना 1000 बटा कैपिटल W। ठीक है, तो ध्यान दीजिए N का वैल्यू 18 गुना 1000, और इसका आणविक द्रव्यमान होगा ग्लूकोज का कितना 180, और गुना 1000 दिया हुआ,
तो इससे शॉर्ट कर गया, इससे कट गया। 18 दहा का 180, आपका आ जाएगा m का वैल्यू 1/10 यानी कि 0.1 मोल होगा। 0.1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मोलरता ताप से प्रभावित होता है, मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होता। और ये ध्यान देना, मोलरता और मोलरता में अंतर भी आपको देते रहता है। चलिए अगला प्रश्न पर आइए। देखिए एक फराडे, ध्यान दीजिएगा, एक फराडे की बात कर रहा तो एक फराडे बराबर होता कितना का? तो एक फराडे हम लोग पढ़े थे 96,500 कूलम। एक फराडे में कितना पढ़े थे? 96,500 कूलम। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। करा जलीय घोल में एक अणु K4Fe6 के द्वारा कितने आयन प्राप्त होते हैं? तो ध्यान देना, K4Fe6 जो है क्या है? ये जटिल आयन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये टूटेगा तो क्या होगा? ये जलीय विलयन अपना अस्तित्व को खोता नहीं है। ठीक है, ये बनाए रखता है। तो इसको हम लोग वाटर में जब हम लोग डिजोल्व करेंगे तो टूटेगा तो क्या देगा? ये 4K प्लस और Fe6 -4। ठीक है, तो ध्यान देना है, इसमें आयनों की संख्या कितना हो गया? 4A और 1K। तो 4A कितना हो जाएगा? 4 और प्लस 1 कितना हो गया? 5 हो गया। अब देख लीजिए 5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। आयनों की संख्या कितना होगा? प्राप्त आयन होंगे 5 होंगे। चलिए अगला प्रश्न पे चलिए। देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, करा 0.1 N नॉर्मेलिटी है। एसिटिक एसिड का घोल तुल्यांकित चालकत्व दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस पर 80 एवं अनंत तनुता पर 400 प्रति ओम सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है ना, प्रति ग्राम इक्विवेलेंट है। तो CH3 का विखंडन का अंश निकाला। विखंडन का अंश जो हम लोग पढ़े थे अल्फा। ठीक है, ये हम क्लास में आप लोगों को करवाए थे। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल जो है आपका, इसका ऑप्शन नंबर इसे याद रखना है 0.2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए, ध्यान दीजिएगा। करा कॉपर, जस्ता, चांदी और आयरन के मतलब लोहा के मानक अवकरण विभव का क्रम क्या? हम लोग पढ़े थे मानक अवकरण विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, अवकरण विभव और ऑक्सीकरण विभव पढ़े थे, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेगा तो इसका सबसे ज्यादा जो क्रम होता है आपको ये ध्यान देना है। इसका ऐसे याद रखना आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ज्यादा किसका होता है? सिल्वर का। सिल्वर के बाद आपका होता है कॉपर, सिल्वर होता है। सिल्वर के बाद होता है आपका कॉपर, कॉपर के बाद होता है Fe और ये होता है Zn। इसको हम लोग पढ़े थे ना विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न प्रकार के धातु, विभिन्न प्रकार के तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को है ना, उसके आरोही अवरोही क्रम में सजाने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते थे। तो इसमें जो है सिल्वर का ऊपर में होता है, सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद आयरन, आयरन के बाद क्या होता है? जिंक। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न आगे पर हम लोग चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? सेकेंडरी सेल हम लोग पढ़े थे कि वैसा सेल जिसे हम लोग है ना बार बार चार्ज करके उपयोग में लाते, जैसे मोबाइल का आपका बैटरी हो गया, इन्वर्टर वगैरह के लिए घर में जो उपयोग करते हैं, जिस सेल को बार बार चार्ज करके उपयोग में लाया जाता है, जिसका लाइफ थोड़ा ज्यादा समय के लिए होता है। ठीक है, और वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो द्वितीयक सेल कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। क्या बोलते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। करा ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः 0.68 वोल्ट, -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है ना, मतलब कि अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? तो ध्यान से दीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 13 का प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 13 का प्रश्न संख्या, ध्यान देना डी होगा, क्लियर करेक्ट है। डी इसमें याद रखना, आपको ऑप्शनली है, याद रखिए इसको। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। देखिए
करा किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो ध्यान देना, हम लोग पढ़े थे शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो याद रखना शून्य कोटि का, और इसका इकाई होता है क्या? तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, शून्य, और प्रथम कोटि के लिए बोलेगा वेग स्थिरांक इकाई तो केवल होता है प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। देख दिया, करा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो क्या होगा? प्रति सेकंड, या तो याद रख सकते हैं प्रति समय भी होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आइए। देखिए, करा अभिक्रिया ए बी, ए हो गया आपका रिएक्टेंट और ए हो गया आपका प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्रियाकारक, और ए हो गया आपका क्रियाफल, है ना। अभिक्रिया के वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा? ठीक है, तो जब भी हम लोग लिखते हैं, ये हो गया रिएक्टेंट और डी आर बाई डी टी, और हम लोग लिखते हैं डी पी बाई डी टी। इसमें हम लोग पढ़े थे कि रिएक्टेंट में क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन में कमी, और प्रोडक्ट में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि रिएक्टेंट में जो रहेगा उसके आगे नेगेटिव चिन्ह रहेगा, ऋणात्मक चिन्ह, और जो प्रोडक्ट में जाएगा उसके आगे धनात्मक चिन्ह लगा रहेगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऋणात्मक रिएक्टेंट वाला है? तो ए है और इसमें बी है, इसके हिसाब से इसमें नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए प्रश्न पे आगे चलिए, अगले प्रश्न पे चलिए। करा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? तो हम लोग पढ़े थे तापमान भी प्रभावित करता है, दाब भी होता है और सांद्रता भी होता है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी। अभिक्रिया को वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग पढ़े थे, संक्रियन ऊर्जा भी होता है, इसमें संक्रियन ऊर्जा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ताप भी होगा, दाब भी होगा, सांद्रता भी होगा, और इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे, चलिए देखिए एंजाइम है, तो हम लोग पढ़े थे एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो नाइट्रोजन से बने कार्बनिक यौगिक है, जो हमारे शरीर में उपापचय क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न पर आ जाइए। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर आइए। क्या देखिए, करा निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव किसमें होता है? तो हम लोग पढ़े थे विलयन में तो होता नहीं, अवक्षेप में नहीं होगा, आपको सॉल में होता है, कोलाइडी सॉल में हम लोग टिंडल प्रभाव पढ़े थे, है ना। टिंडल प्रभाव क्या हुआ था कि जब कोलाइडी सॉल में प्रकाश किरण पुंज को डाला गया था, तो प्रकाश किरण पुंज क्या हुआ था? प्रकाश किरणों का जो समूह था वो कोलाइडी कणों के द्वारा टकरा कर क्या हो गया था? प्रकीर्णित हो गया था, जिससे घोल के प्रत्येक कण क्या होने लगते थे? एक चमकदार बिंदु के समान दिखाई दे रहे थे। और इस घटना को देखने वाले कौन थे? तो टिंडल वैज्ञानिक। इसलिए कोलाइडी सॉल में यह घटना को टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। करा देखिए, करा दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आप लोग पढ़े होंगे दूध क्या है? का पायस है, इमल्सन है, क्योंकि इसमें है ना क्या होता है? तेल होता है और जल होता है, ठीक है, मिला हुआ है, क्रीम भी इसमें मिला होता है। इसलिए ध्यान देना, दूध क्या है? प्रकार का पायस होता है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इमल्सन, है ना। भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? भौतिक अधिशोषण में हम लोग पढ़े थे 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा बोलेगा तो 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होगा। ठीक है, और यह उत्क्रमणीय होता है, प्रक्रिया होता है, तो भौतिक अधिशोषण की बात करेगा तो 20 से 40 किलो जूल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। देखिए, करा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हम लोग पढ़े थे P2O5, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो यह एक प्रकार का क्या? एक अच्छा अवशोषक होता है ना, एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। पढ़े थे हम लोग कौन चैप्टर में? पृष्ठीय रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री का 5 चैप्टर का एक प्रश्न है आपका, अधिशोषण और अवशोषण का टॉपिक से। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, तो इस जब हम लोग बात्या भट्टी में हेमेटाइट एस्क से लोहा का निष्कर्षण करते थे तो उसमें हम लोग मिला देते थे चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या करता था? वो एक द्रावक, गालक या फ्लक्स का काम करता है,
जो अपघटित होकर उस लोहे के अयस्क में, हेमेटाइट अयस्क में जो मिले हुए अपद्रव होते हैं, सुधियां होते हैं, उसके साथ संयोग करके धातुमल बनाता है ना। तो ये जो आपका ऑप्शन हो गया, चूना पत्थर की बात हो रहा, तो चूना पत्थर जो है आपका द्रावक या फ्लक्स के रूप में या गालक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चूना पत्थर का फॉर्मूला CaCO3 होता है, और ए जो है टूटता है CaCO3, अपघटित होता है तो देता है आपका CaO प्लस CO2। ठीक है, और यही ध्यान देना है कि CaO आपका अभिक्रिया करता है SiO2 से, तो बनाता है CaSiO3, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाइए। देखिए, करा निम्नलिखित में कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो साइनाइड विधि द्वारा सोना और चांदी जैसे धातु का क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसमें आपको देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन में चांदी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, चांदी होगा। अगला देखिए, करा गैलेना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना किसका होता है, हम लोग पढ़े थे ना, याद है ना आप लोग को? तो गैलेना होता है किसका? तो पीवी का, सीसा का होता है, सीसा का। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है इसका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। करा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है ना, आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, क्लास में ही बताया गया था, पूरी तरह से डिस्कशन किया गया था। सल्फाइड अयस्क बोलेगा, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण बोलेगा, समाहरण बोलेगा, तो आपको ध्यान देना फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि फोर्थ है ना, फ्लोटेशन मेथड हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल एकदम करेक्ट है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ए हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्लोरीन जो है अमोनिया NH3 प्लस Cl2 अभिक्रिया करता है तो बनाता है NH4Cl प्लस गैस देता है N2 गैस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट कौन हो सा रहा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, बने रहिए एकदम लास्ट तक। निम्न में किसमें पी पाई और डी पाई दोनों तरह के बॉन्ड बन रहा? पी पाई बन रहा मतलब पी और ऑर्बिटल भाग ले रहा, और डी ऑर्बिटल भाग ले रहा, और डबल बॉन्ड भी बन रहा, तो पाई बॉन्ड। तो इसमें ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका डी होता है बिल्कुल करेक्ट। इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, इधर हो जाता है, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो पी पाई डी पाई भी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा, एक इधर आपका इसके पास दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो पी पाई डी पाई की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर डी एसओ है ना, SO3-2 आयन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, करा देखिए, वर्ग 16 के तत्व को कहते हैं। तो वर्ग 16 का तत्व किसका होता था? ऑक्सीजन का परिवार होता था। उससे टिपो हम लोग पढ़े थे ना, उससे टिपो ऑक्सीजन सल्फर है ना, इसके परिवार में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, चलकोजन कहते थे, चलकोजन। और वर्ग 17 वाले को क्या कहते हैं? हाइलोजन। और वर्ग 18 की बात करेगा तो इसे ध्यान देना, इसको याद रखना, नोबेल गैस, निष्क्रिय गैस परिवार कहते थे। तो वर्ग 16 और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 17 को हाइलोजन, वर्ग 18 वाले भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आ जाइए, करा देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसका होता है? तो इसका तो अधिकतम होता है +6, इसका अधिकतम होता है +7, और निकेल का अधिकतम +2, और इसका हम लोग पर है अधिकतम +3। तो सबसे अधिक वाला कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए प्रश्न आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में फोरेफ ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? तो फोरेफ किस में होता है? फोरेफ 5F। हम लोग पढ़े थे एफ ब्लॉक के दो श्रेणी होते हैं, 4F और 5F। 4F वाले को लोग क्या बोलते थे? लैंथेनाइड, और 5F वाले को बोलते थे इकिटानाइड। तो 4F की बात हो रही है तो समझ लीजिए ऑप्शन नंबर कौन है? तो लैंथेनाइड श्रेणी होगा, लैंथेनाइड श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, करा CK3CrC2O4 में Cr की समन्वय संख्या। तो देखिए इसको ऐसे निकाल लीजिए आप, K3 हो गया Cr, और इसको कर दीजिए CO2, और यहां से कॉमन लीजिए 2, और इधर कर लीजिए 3 है, तो कितना हो जाएगा?
हो जाएगा K3 ऑक्जेलेट आयन बोलते थे इसे हम लोग, CO2 और ये हो जाएगा 6। तो समन्वय संख्या की बात होता तो क्या पढ़े थे हम लोग? पढ़े थे कि जटिल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए निश्चित संख्या में लिगेंडों की संख्या को समन्वय संख्या कहते थे। तो लिगेंड की संख्या कितना है? ऑक्जेलेट कितना है? 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। समन्वय संख्या इसको हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन अनुचुंबकीय? अरे वाह, बहुत बार एक प्रश्न पूछा गया है, एकदम ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप एकदम बेहतर तरीके से याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, निकेल, है ना। ध्यान देना, टेट्राक्लोरिडो निकेल 2 आयन, है ना, जो अनुचुंबकीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। करा निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरफ व्यवहार करता है? तो ऑक्सीकारक अवकारक दोनों की तरफ व्यवहार करने वाला आपका है SO2। कई का ऑप्शन में H2S भी दिया रहेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान देना है ऑप्शन नंबर इसको याद रखिएगा, सी नंबर। चलिए प्रश्न आगे हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। सारे प्रश्न को आप लोग बेहतर तरीके से पूरा विश्लेषण किया जा रहा है, समझिए। यदि अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और हर एक दोस्त के पास वीडियो एकदम कल जो है पूरा फैल जाना चाहिए। हर लोग जो है देख करके, हर विद्यार्थी लोग देख करके इसको लाभान्वित हो। जितने भी 12th बोर्ड परीक्षा देने वाले इस बार विद्यार्थी हैं, उनको लगे कि नहीं भाई कोई केमिस्ट्री का टीचर अगर हमें मिला है, तो एक है न्यू स्काई वाले राठौर सर, जिनके द्वारा पढ़ करके हम पूरे केमिस्ट्री में बेहतर स्कोर करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। करा कि निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? ठीक है, तो रंगीन होता है, इस पर हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35। तो 35 में आप ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा, इसमें ध्यान देना, रंगीन की बात हो रहा, तो ऑप्शन नंबर बी होता है इसका करेक्ट, इसको ऑप्शनली याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। करा कि निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है, जिसमें कोई रंग ही नहीं है? ठीक है, तो रंगहीन की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बिल्कुल, है ना, ए नंबर, इसको याद रखिएगा, रंगहीन आयन। कॉपर प्लस आयन जो होता है रंगहीन होता, इस पर कोई रंग नहीं होता। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो संक्रमण तत्व वैसे तत्व वो कहते हैं जिसका डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, लेकिन जिसका डी कक्षक पूर्ण रूप से पूरा भर जाता है वो संक्रमण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, मरकरी, जिसका परमाणु क्रमांक होता है C, और इसके लास्ट कोष जो होते हैं डी कोष पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह संक्रमण तत्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जस्ता और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं होते, सिल्वर भी नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। वर्ग 18 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पढ़े थे ना, याद होगा आप लोग को। ठीक है, कि वर्ग 18 नोबेल गैस परिवार कहते हैं, और इसका बृहत्तम विन्यास पूर्णतः भरे हुए होते हैं, जिसका बृहत्तम विन्यास होता है NH2NP6। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, NH2NP6। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आ जाइए। करा निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? अरे वाह, सबसे कम क्वथनांक वाली हम लोग पढ़े थे हीलियम सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए एकदम बने रहिए अंतिम तक, अभी जो है कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ हम लोग देख लेते हैं। अच्छा देखिए, करा हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो हम लोग पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए, हूप की विधि द्वारा एल्युमिनियम का शोधन किया जाता है, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मेरे यार एकदम लगे रहिए, मेरे नौजवान छात्रों एकदम दिल लगा लीजिए पढ़ाई से, और देखिए एकदम आप लोग को 2025 के रिजल्ट में जज्बा बना रहेगा, बरकरार रहेगा, और आप जो है आने वाले रिजल्ट में टॉपर होंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे छात्रों। चलिए देखिए, करा अगला प्रश्न पर आ जाइए। करा निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान 4.0 होता, और ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता, आकर्षित, इसलिए सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक भी होता है। चलिए अगले प्रश्न, करा निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है? तो हम लोग पढ़े थे, और आना वर्टलेट वैज्ञानिक के द्वारा जो नोबेल गैस के परिवार के द्वारा फ्लोरीन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा करके और
बनाया गया था रासायनिक यौगिक, जिसमें क्या था, जेनॉन के रासायनिक यौगिक का अस्तित्व होता है। अननोबेल गैस अगर अभिक्रिया करेगा तो उसका अस्तित्व नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, नियॉन का नहीं होगा, बाकी सबका अस्तित्व है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। अरे वाह, क्या बात है। तो हम लोग तो पढ़े थे ही, NH3 जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मान ज्यादा होगा वो हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सब हाइड्रोजन बंधन बनाने वाला है। ए बी बनाएगा, डी भी बनाएगा। चलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी, HCl में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता। चलिए आगे आ जाइए, करा के देखिए, जटिल यौगिक CONH35 Cl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होगी। तो इसमें आयनों की संख्या हो जाएगा आपका, चलिए ध्यान दीजिएगा, आयनों की संख्या आपका हो जाएगा, देखिए इसको तोड़ेंगे हम लोग, CONH3 Cl2 टूटेगा तो हो जाएगा CONH3 माइनस 2Cl माइनस, तो आयनों की संख्या हो गया 1 + 2, कितना हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, करा देखिए, निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो आइडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है, पढ़े थे ना, एथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट है, एथाइल अल्कोहल होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए, देखिए करा, एल्कील हाइलाइड का जलीय घोल KOH द्वारा अल्कोहल में परिणित होना कहलाता है। तो है ना, ध्यान देना है, एल्कील हाइलाइड को जलीय घोल KOH से अभिक्रिया कराकर अल्कोहल में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता था। ठीक है, एल्कील हाइलाइड RX प्लस KOH, तो क्या बनता था, ROH प्लस KX। तो क्या हुआ, यहाँ पर प्रतिस्थापन हुआ ना, यहाँ ए गया और यहाँ आया, तो कौन सा क्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर आपका इसका हो गया कौन, बी। चलिए आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा, करा देखिए, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का इक्वेशन, हम सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, देखिए सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड होगा आपका CH3 CHCl CH2 CH3, इसका इक्वेशन हम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। हम लोग पढ़े थे 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 2 क्लोरो ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग 47 तक कर लिए हैं, थोड़ा और धैर्य रखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए करा, निम्नलिखित में कौन विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड किसको होता था, हम बोलते थे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाता था तो बनता था क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते थे विनाइल हैलाइड। और इससे अगर जुड़ा हुआ कोई रहेगा तो हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, विनाइल हैलाइड होगा। तो देख लीजिए कौन सा जुड़ा हुआ, आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे ध्यान दीजिए, करा कि निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक रूप में किया जाता है। तो याद कीजिएगा, निश्चेतक रूप में उपयोग करने के हम लोग पढ़े थे क्या, क्लोरोफॉर्म, याद होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक रूप में किया जाता है, CHCl3, है ना मेरे दोस्तों। तो ये होता है क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम लोग निश्चेतक रूप में किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग,
चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करा कि C2H5OH और CH3OCH3 इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथाइल अल्कोहल, और ये आपका है डाइमेथिल ईथर, ठीक है, जिसको हम लोग एसीटोन ही बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, तो ये दोनों का समव्ययी है, और किस प्रकार का समव्ययी है, तो क्रियाशील समव्ययी है, फंक्शनल आइसोमेरिज में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाइए, देखा प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो प्राथमिक अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीकरण किए थे, CH3 CH2OH प्राथमिक अल्कोहल है, इसका जब हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीकरण, तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा CH3 COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर आ जाइए, करा देखिए डाई एथिल ईथर का यूपीएससी नाम, डाई एथिल ईथर, ध्यान दीजिएगा, C2H5 सिंगल बॉन्डो C2H5, इसका क्या होगा, तो इसका होता है आपका एथॉक्सी एथेन। देख लीजिए एथॉक्सी एथेन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, आसान है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए, बने रहिए दम अंत तक, बहुत जल्द आप लोग को बहुत बेहतर करने वाले हैं आप लोग, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग 2025 की परीक्षा उखाड़ दीजिएगा और इतना अच्छा रिजल्ट लाइएगा कि अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन हो जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़कर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वो जो है, अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर उनको बहुत अच्छा लग रहा है तो जरूर एक बार इस परीक्षा के बाद हमसे मिलने आइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। आपका बेलदारी चौक स्थित न्यू स्काई कोचिंग सेंटर, वहीं पर हम उपस्थित रहेंगे, और आप जब चाहें जब आइएगा और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पर आ जाइए, करा देखिए IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है, तो एसीटोन किसको कहते थे हम लोग, तो ध्यान दीजिए CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसी को तो हम लोग एसीटोन कहते थे। डाइमेथिल कीटोन को क्या बोलते थे, एसीटोन, इसका नाम क्या होता है 2 प्रोपेनोन, या सीधा बोला जाता है प्रोपेनोन। देख लीजिए प्रोपेनोन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनोन है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, प्रश्न संख्या 54 पर आ जाइए, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड HCOH, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं NaOH के साथ तो मिलेगा आपको क्या, तो मिलेगा आपको CH3OH मेथिल अल्कोहल प्लस सोडियम फॉर्मेट HCO, ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल प्लस सोडियम फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, देखिए करा CH3COCH3HCl बना रहा आपका इतना, ए हो रहा आपका कौन सा अभिक्रिया, तो यहां कर जुड़ जा रहा है, याद रखना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, 55 नंबर का बी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक, तो कार्बोक्सिलिक का मूलक क्या होता है आपका COOH, ये आपका किसका है, तो आपका है एल्डिहाइड का, याद रखिएगा ये आपका है एल्डिहाइड का, और ये आपका क्या है, ये आपका है कीटोन का, कीटोन जिसको कार्बोनिल समूह भी कहते हैं, ये आपका है एस्टर का, और ये आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो आपका पूछ रहा था क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, करा देखिए
CH3CN के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होगा? तो CH3CN के जल अपघटन से आपका प्राप्त होगा, ध्यान देना, CH3COOH, है ना। इसका कर लेंगे जल अपघटन, CH3CN H2O द्वारा जल अपघटन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? आपका मिल जाएगा CH3COOH। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अनुसूत्र C3H9 के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। चलिए इसमें तीनों होगा, ऑल ऑफ डीज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग एमीन वाला चैप्टर पढ़े थे, याद रखिएगा। इस तरह के कई तरह समय भी हम लोग बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी करके अलग अलग स्ट्रक्चर हम लोग बताए थे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एनिलीन की अभिक्रिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? एनिलीन, याद रखिएगा, एनिलीन का होता है, ये आपका हो गया एनिलीन। बेंजीन से अमोनिया का जुड़ जाएगा NH3, तो बनेगा क्या? एनिलीन। और इसको हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो ये बनाएगा, जानते हैं क्या मेरे प्यारे दोस्तों? ये बनाएगा SO3 माइनस, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे क्या? तो सल्फेनिक अम्ल कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है बी करेक्ट है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सॉरी ए नहीं होगा, सल्फेनिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट होगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथनोलिक, है ना, अल्कोहलिक जिसको बोलते थे, KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्राइमरी एमीन हम लोग पढ़े थे RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, क्या आइसोसाइनाइड का परीक्षण देता था RCN, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते थे? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो याद रखिएगा, आइसोसाइनाइड परीक्षण जो मिलता था ना, उसको क्या करते थे हम लोग? तो उसको बोलते थे कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। ये 2 नंबर वाले भी प्रश्न में आपको पूछेगा, कार्बिल-एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसलिए ये सब भी आप बेहतर तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता, तो सावनीकरण नहीं होगा, स्टीरीकरण नहीं होगा, इन्वर्सन होता है मेरे यारों, ठीक है मेरे दोस्त, इन्वर्सन होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पर आ जाइए। एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह, तो हम लोग पढ़े थे एमिनो अम्ल वैसे कार्बनिक यौगिक को कहते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक और एमिनो दोनों प्रकार के क्रियाशील समूह पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? आपका COOH भी होगा, कार्बोक्सिलिक भी होगा और एमिनो भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी दोनों होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अरे वाह, कितना बेहतर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हम लोग पढ़े थे रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन सी से कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। विटामिन बी से बेरी रोग, और विटामिन ई से, है ना, तो विटामिन ई से पढ़े थे हम लोग जनन क्षमता में कमी होता था, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते? तो शरीर द्वारा नहीं क्या बनाए जाते हैं? तो एंजाइम तो शरीर में बनता ही है, प्रोटीन भी बनता है, हार्मोन भी बनता है, विटामिन नहीं बनता। विटामिन हम लोग भोजन से लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। करा कि निम्नलिखित में कौन बृहद अणु नहीं है? तो आपका DNA, स्टार्च, इंसुलिन सब तो है आपका, है ना। पॉलीमटेट होगा, पॉलीमटेट इसका ऑप्शन नंबर होगा। चलिए आगे देखिए। करा पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर, तो पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर क्या पढ़े थे हम लोग? मेथिल रबर हो गया, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। करा
ऑलन निम्नलिखित में किसके बहुलक है? तो ऑलन होता है एक्रिलोनाइट्राइल का, एक्रिलोनाइट्राइल का हम लोग पढ़े थे ऑलन। ठीक है, चलिए बहुलक वाला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। सारा क्वेश्चन आपको क्लास में हर क्वेश्चन करा, हर नोट्स में हर क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा, हर पेज बाय पेज पढ़िए, हर क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। करा आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस है, तो हम लोग पढ़े थे, है ना। नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार के होते थे, एक पिरिमिडिन और एक प्यूरिन। ठीक है, तो प्यूरिन की बात हो रहा, तो प्यूरिन में हो जाता है गुएनिन और साइटोसिन, तो गुएनिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। करा न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? ठीक है, जिससे न्यूक्लियोटाइड बनता था, तो भस्म, फॉस्फेट, शर्करा नहीं होगा, शर्करा भस्म फॉस्फेट, फॉस्फेट भस्म शर्करा, भस्म शर्करा फॉस्फेट। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, शर्करा के साथ एक कोर में फॉस्फेट भस्म, इस तरह से एक चेन चलता रहता है, जिससे बनता है क्या? निकोलियोटाइड। क्या बनता है? निकोलियोटाइड बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। करा 70 नंबर, देखिए एकदम लास्ट नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त। करा निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? तो वनस्पति पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है? तो हम लोग पढ़े थे सेलुलोज, इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए ये पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव किए, लेकिन ध्यान देना आपको बोर्ड में मात्र 35 ही ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, 70 नहीं बनाना होगा। अब बताइए 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन बना लेना कोई बहुत बड़ी ज्यादा हार्ड है नहीं ना। तो 70 क्वेश्चन में आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन थोड़ा टफ देगा, बाकी लगभग 40 क्वेश्चन जो है इजी देता है, 40-50 क्वेश्चन तक लगभग इजी रहेगा। तो 40-50 में आपको 35 क्वेश्चन जो आसान रहेगा उससे आप बेहतर तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। समय के अनुसार 1 घंटा जो लगभग समय दिया जाता है, अपने OMR शीट को ऑप्शन वाइज रंगिएगा, बढ़िया से कलर कीजिएगा। OMR रंगते वक्त ध्यान दीजिएगा कि आप, है ना, इरेजर का प्रयोग न करें, मिटाने का प्रयोग न करें। अगर एक गलती हो जाए तो उस गलती के चक्कर में सारे OMR को बर्बाद ना करें, इसलिए ध्यान देना। एक गलती हुआ है, गलती को छोड़कर आगे बढ़ना है, और है ना, इसकी शिकायत तुरंत जो है, क्योंकि आपको एक बार OMR मिल जाएगा, दोबारा तो मिलने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान देना, सावधानी बरतिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग बहुत लाभान्वित हुए होंगे। अगले पुनः हम लोग वीडियो में लाएंगे, तो आपको जो है प्रयास करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बेहतर तरीके से 2 नंबर और 5 नंबर वाला सारे प्रश्न को विश्लेषण के साथ करवाया जाए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और है ना, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।